हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। बच्चों, आज हम लोग यहाँ पर बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें बीएससी सेकेंड ईयर के जूलॉजी सिलेबस में पहला पेपर और दूसरा पेपर हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पर हम लोग आज थर्ड पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। और जो थर्ड पेपर हमारा है उसका नाम है एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पेपर है बेटा, और बहुत ब्रॉड पेपर है, काफी बड़ा ये पेपर है और काफी बड़ा पेपर माना भी जाता है। और इस पेपर को हम लोग डिटेल में यहाँ पर पढ़ेंगे। कोई ये नहीं करेंगे कि यहाँ पर हम लोग जो है ना आपको पास होने भर का मटेरियल देंगे, ऐसा नहीं है। इसके माध्यम से या यहाँ पर जो भी मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ, ये जितना भी कंटेंट मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा उन सबको हम लोग डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे, राइट। तो एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, जैसा कि आप लोग नाम से ही परिचित हैं और काफी समय से इसको पढ़ते हुए भी आ रहे हैं। 11th क्लास में आप लोगों ने एनिमल फिजियोलॉजी को काफी डिटेल में पढ़ा था, राइट। बायोकेमिस्ट्री आप लोगों ने बीएससी सेकेंड ईयर में, इंटर में आप लोगों ने पढ़ा था। तो 11th और 12th का मिक्स है टोटल, वही हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, राइट। फर्स्ट ईयर आप लोगों का बड़ा अच्छे से हो गया है। कई लोग प्रमोट किए गए हैं कोविड की वजह से, और कहीं कहीं एग्जाम भी हुए थे, और जहां पर एग्जाम रह गए हैं वहां पर भी ऐसा माना जाता है कि उनको प्रमोट कर दिया जाएगा, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, कुछ गंभीर परिस्थितियां चल रही हैं। तो देख लेते हैं हम लोगों का थर्ड पेपर। काफी समय से मैंने अपलोड करने को सोच रहा था, बहुत दिनों से डिमांड आ रही थी बच्चों की, थर्ड पेपर बता दीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट डिटेल मटेरियल लूंगा, क्योंकि हम लोग एप्लीकेशन के ऊपर डिटेल में ही पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो मैंने सिलेबस ये बनाया है ये काफी डिटेल्ड है, राइट। तो इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे वो बायोकेमिस्ट्री के ऊपर डिस्कस करेंगे। एनिमल फिजियोलॉजी बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। एनिमल फिजियोलॉजी में क्या क्या कंटेंट है वो आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। अब बायोकेमिस्ट्री में सबसे पहला कंटेंट जो हमारा रहेगा वो रहेगा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे लाइफ साइकिल के लिए, हमारे दैनिक जीवन के लिए। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं इनके बारे में समझेंगे। कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन क्या है वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट को कितने पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। तो मेजरली अगर देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट मेनली 3 टाइप के हो सकते हैं। आपका मोनोसेक्राइड होता है, डाइसेक्राइड होता है और पॉलीसेक्राइड होता है। हाँ ठीक है, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड, पेंटा, हेक्सा, है ना, सेप्टा, ये होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड मेन, देन इसके बाद में जो 2 से अधिक कार्बन अगर पाए जा रहे हैं यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट में, तो उसको हम लोग पॉलीसेक्राइड के अंतर्गत डाल देंगे। समझ रहे हैं? 2 से अधिक कार्बन कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के से मिलकर के बने होते हैं कंपोनेंट, ठीक है। इसीलिए इनको कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। तो मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, इनके बारे में डिटेल में पढ़ना है। और इसके साथ साथ हम लोग कार्बोहाइड्रेट का जो बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, जैविक महत्व है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट में हमको इतना ही पढ़ना है, और भी जो इसके अंतर्गत डिटेल रहेंगी चीजें वो हम लोग थ्योरी के माध्यम से समझ लेंगे। सेकेंड जो कंटेंट हमारा रहेगा वो रहेगा प्रोटीन के ऊपर। प्रोटीन में हम लोग को क्या क्या पढ़ना रहेगा इसमें हम लोग केमिकल कंपोजिशन के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। तो केमिकल कंपोजिशन ऑफ अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड्स क्या होते हैं एक्चुअल में, इनके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जो प्रोटीन का नेचर होता है वो एक्चुअल में अमीनो एसिड्स का ही बना होता है। प्रोटीन जो बना होता है वो अमीनो एसिड का बना होता है। तो केमिकल कंपोजिशन ऑफ अमीनो एसिड्स के बारे में समझेंगे। इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि आवश्यक और अनावश्यक अमीनो एसिड्स क्या होते हैं। देखिए, अमीनो एसिड्स की अगर अपन लोग बात करें तो अमीनो एसिड्स वो पदार्थ होते हैं या एटम, या हम ये कह सकते हैं अणु होते हैं, या आप कुछ भी सब्सटेंस मान लेते हैं, जो मिलकर के एक प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। अब बात आती है सर कितने अमीनो एसिड्स मिलकर के एक प्रोटीन के अणु का निर्माण करते हैं। तो 20 प्रकार के, कितने प्रकार के, 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स आपस में मिलकर के एक प्रोटीन के अणु का क्या करते हैं बेटा, निर्माण करते हैं। इस बात को याद रखिएगा। अब इस 20 प्रकार के अमीनो एसिड में भी 10 प्रकार के अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जो कि आवश्यक होते हैं, हमको भोजन के द्वारा प्राप्त होते हैं, ठीक, हम जो भी खाना खाते हैं उससे प्राप्त होता है। और 10 प्रकार के अमीनो एसिड बेटा ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी अपने आप बना लेती है। समझ रहे हैं? तो आवश्यक और अनावश्यक जो अमीनो एसिड्स हैं उनके बारे में यहां पर देखेंगे। और स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की संरचना के बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल में समझेंगे कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का क्लासिफिकेशन देखेंगे। देन यहाँ पर बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में समझेंगे कि प्रोटीन का बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर जो सेकेंड कंपोनेंट है, हमारा कंटेंट है, वो है लिपिड, ठीक है। लिपिड्स क्या होते हैं इनके बारे में समझना है।
तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड हम लोग पढ़ेंगे। अब क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड को जब हम देखेंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि सिंपल लिपिड्स क्या होते हैं, कंपाउंड लिपिड्स क्या होते हैं, स्टेरॉइड्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, राइट। ये सब लिपिड का ही पोर्शन है, लिपिड का ही ये भाग है, समझ रहे हैं। देन इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पर लिपिड के बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में समझेंगे, बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में समझेंगे। क्लासिफिकेशन देन बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, यानी कि इसका जैविक महत्व क्या है लिपिड्स का हमारे दैनिक जीवन में। इसके बाद में हम लोग यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपका न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके पुटअप होते हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, राइट। और लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट आंसर तो बनता ही है। देन यहाँ पर जो न्यूक्लिक एसिड में पढ़ना है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, यानी न्यूक्लिक एसिड का किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन हुआ है, किस तरीके से वो बना हुआ है, उसके बारे में डिस्कस करना है। डीएनए के बारे में यहाँ पर देखेंगे कि डीएनए जो होता है इसमें एसिड ही पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड मींस न्यूक्लियस में पाया जाने वाला एसिड। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है कि सिर्फ ये न्यूक्लियस में ही पाया जाए। हाँ, ये हम कह सकते हैं, सब जब मैं न्यूक्लिक एसिड पढ़ाऊंगा तो वहां पर एक टर्म लिखाऊंगा कि ऐसे एसिड जो सिर्फ और सिर्फ केंद्रक के अंदर पाया जाए, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाए। लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य नहीं है, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड केंद्रक के अलावा भी आपको कहीं और देखने को मिलता है। याद करिए, आप लोगों ने थर्ड पेपर पढ़ा था बीएससी फर्स्ट ईयर में जूलॉजी का, सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स में। तो सेल बायोलॉजी का सेल बायोलॉजी पार्ट 2 जब आप लोगों ने पढ़ा था तो उसमें आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो न्यूक्लियस के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी पाए जाते हैं, यानी सेल ऑर्गेनेल्स में भी वहां पर देखने को मिलते हैं। तो ये बिल्कुल सत्य नहीं है कि न्यूक्लिक एसिड सिर्फ और सिर्फ कहां मिलेगा आपको, न्यूक्लियस में, राइट। ये आपको कहां मिल सकता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कहां, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए, तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फंक्शन ऑफ डीएनए, डीएनए का क्या कार्य है, क्या फंक्शन है, ये देखेंगे। आरएनए के बारे में पढ़ेंगे, आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, और इसके केमिकल नेचर एंड टाइप ऑफ आरएनए के बारे में डिस्कस करेंगे, आरएनए कितने प्रकार के होते हैं। लिपिड और न्यूक्लिक एसिड के बाद में हमारा जो नेक्स्ट कंपोनेंट रहेगा, नेक्स्ट कंटेंट रहेगा, वो रहेगा एंजाइम। एंजाइम क्या होते हैं बेटा, इनको हम लोग डिटेल में समझेंगे, और एंजाइम में क्या क्या पढ़ेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। इसके हिस्ट्री के बारे में समझेंगे, इसका इतिहास समझेंगे, नॉमेनक्लेचर देखेंगे एंजाइम का, किस तरीके से इसका नामकरण किया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, एंजाइम का वर्गीकरण भी देखेंगे, कितने क्लासेस में एंजाइम को कैटेगराइज किया गया है, केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम, एंजाइम का केमिकल नेचर क्या है, एंडो एंड एक्सो एंजाइम्स क्या होते हैं, है ना। एंडो एंजाइम्स, एक्सो एंजाइम्स क्या होते हैं। एंडो एंजाइम्स वो होते हैं जो किसी मॉलिक्यूल्स को या किसी चैन को अंदर से कट करें, और एक्सो एंजाइम्स वो होते हैं जो किसी मॉलिक्यूल्स को, चैन को बाहर से कट करें, ठीक है। प्रो एंजाइम्स क्या होते हैं ये देखेंगे, को एंजाइम्स क्या होते हैं, आइसो एंजाइम्स क्या होते हैं, और इसके मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन क्या है। द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किस तरीके से मैकेनिज्म होता है एंजाइम, एंजाइम किस तरीके से एक्टिव होता है, किस तरीके से एक्शन कर रहा है, उसको समझना है। एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ एंजाइम, एंजाइम के फैक्टर अफेक्टिंग के बारे में भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा एंजाइम तक कंप्लीट होता है। अब इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा एनिमल फिजियोलॉजी के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में डालते हैं। एनिमल फिजियोलॉजी को पहले हम लोग इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये डिटेल्ड है, और हम लोग को जो हमारा बायोकेमिस्ट्री है वो हमको पता होना चाहिए। तो वहां पर काफी चीजें ऐसी हैं जो हमको यहाँ पर मिलेंगी, राइट। अब एनिमल फिजियोलॉजी को जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो हमको और भी अच्छे से समझ में आएगा। एनिमल फिजियोलॉजी में सबसे पहला जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा न्यूट्रिशन, जिसको हम लोग बोलते हैं पोषण। और बच्चों यहाँ पर आप जुड़े हैं तो ये मेरा वादा है आप लोगों से कि आप लोग बहुत कुछ सीखोगे इस पेपर से रिलेटेड। तो बहुत ही कुछ सीखने वाले हो आप लोग जो 11th 12th में जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, जो आगे किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये क्लासेस बहुत बेनिफिटेड रहेंगी, समझ रहे हो। तो न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, न्यूट्रिशन में हमको क्या पढ़ना है। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट हमारा रहेगा वो रहेगा बैलेंस डाइट। हम लोग सबसे पहले यहाँ पर समझेंगे, न्यूट्रिशन पढ़ने से पहले समझेंगे कि हमारा बैलेंस डाइट क्या होना चाहिए। हम जो दैनिक जीवन में खाना खाते हैं उसका कितना डाइट रहना चाहिए। वैसा नहीं होता है कि आप दिन भर खाना ही खाते रहें या आप दिन भर खाएं ना, दिन भर में आपको कितनी डाइट लेनी चाहिए वो यहाँ पर आपको पता चलेगी। कितना वाटर पीना चाहिए, और द फूड इंटेक, फूड का इंटेक कैसे होता है, हम लोग भोजन को ग्रहण कैसे करते हैं, ये हम लोग यहाँ पर समझेंगे। देन इसके बाद में हम लोग डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड,
यानी जो भोजन हम लोग खाएंगे, जो फूड हम लोग इंटेक करेंगे, उसका डाइजेशन किस तरीके से होगा, उसका पाचन किस तरीके से होगा, और उसका हमारे शरीर के अंदर जो डाइजेस्टेड फूड है, राइट, उसको किस तरीके से एब्जॉर्ब करेगी हमारी बॉडी, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो क्या देखेंगे यहाँ पर, मैकेनिकल एंड फिजिकल डाइजेशन। तो डाइजेशन में हम लोग मैकेनिकल एंड फिजिकल डाइजेशन के बारे में समझेंगे, एज वेल एज केमिकल डाइजेशन देखेंगे। यहाँ पर जो केमिकली जो डाइजेस्ट होगा फूड, उसके बारे में समझेंगे। अब अगर हम लोग यहाँ पर डाइजेशन के बारे में बात करें, तो डाइजेशन में जो मेन कंपोनेंट, मेन हेडिंग है, उनको हम लोग डिटेल में समझेंगे। जैसे कि डाइजेशन इन माउथ, माउथ के अंदर, मुख के अंदर जब हम लोग भोजन खाते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं, तो पहला बाइट जब हम माउथ में ले जाते हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसको च्यूइंग करते हैं, चबाते हैं, और जो स्ट्रक्चर बनता है वो क्या कहलाता है, बोलस कहलाता है। भाई जब आप चबा रहे होते हैं, तो जो रोटी का टुकड़ा आपने खाया, रोटी का बाइट आपने अपने मुंह में डाला है, तो आपकी सलाइवा से जब वो लुब्रिकेट हो जाता है, और अगर आप उसको हाथ में बाहर निकाल करके देखें, तो आप देखेंगे कि वहां पर सलाइवा भी लगा होता है रोटी के टुकड़ों में, छोटे छोटे पीसेस में, है ना, दांतों के द्वारा जब हम चबाते हैं, तो वो जो स्ट्रक्चर बोला जाता है वो बोला जाता है बोलस। तो सलाइवा के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे एक टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। ये टाइलिन एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ये जो हमारा बॉइल्ड स्टार्च होता है, बॉइल्ड स्टार्च मतलब उबला हुआ स्टार्च, मंड, इसको डाइजेस्ट करने में सहायता करता है। तो माउथ में भी डाइजेशन होता है, लेकिन कितना होता है, कैसे होता है, वो हम लोग थ्योरी के अंतर्गत समझेंगे। माउथ के बाद में डाइजेशन हमारा होगा स्टमक में, क्योंकि माउथ के बाद में जैसे आप भोजन यहाँ पर चबाते हो, लुब्रिकेट हो जाता है, बोलस बन जाता है, उसके बाद में हम क्या करते हैं, उसको स्वॉलाइंग करते हैं, उसको निगलते हैं, तो फेरिंक्स से होते हुए, इसोफेगस से होते हुए फूड हमारा कहाँ आता है, स्टमक के अंदर आ जाता है, राइट। तो स्टमक में जब फूड जाता है, तो वहां पर किस तरीके से डाइजेशन होगा, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देन स्टमक में 3 से 4 घंटे तक, 4 से 5 घंटे तक फूड रुकता है। रुकने के बाद में वहां से ये कहां जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी फूड का क्या होता है, डाइजेशन होता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का डाइजेशन जब हम लोग देखेंगे, तो इसी के साथ साथ हम लोग यहाँ पर बाइल जूस के बारे में समझेंगे, पैनक्रियाटिक जूस के बारे में समझेंगे, और इंटेस्टाइनल जूस के बारे में समझेंगे। तो जो बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस है, ये तीनों जूस इनके अंदर एंजाइम्स होते हैं, ये तीनों जूस मिल करके स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे फूड को डाइजेस्ट करते हैं, पचाते हैं, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में, जिससे हमारा ब्लड क्या करे, उन पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर सके, समझ लो, हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो सके वो पार्टिकल। देन इसके बाद में जैसे ये डाइजेशन कंप्लीट होगा, उसके बाद में हम लोग को देखना है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो फूड का एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, तो एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहने का मतलब होता है माउथ से लेकर के एनस तक जो स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कहलाता है। और इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन की लास्ट पार्ट और मिडिल पार्ट, लास्ट पार्ट जो आखिरी भाग होता है, वहां से फूड को क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। लेट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड मिडिल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, दोनों भाग से क्या किया जाता है, डाइजेस्ट फूड मटेरियल को, स्मॉल पार्टिकल को क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हम लोग देखेंगे। देन यहां पर हम लोग उसके बाद में फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब तो हो गया, उसके बाद में लार्ज इंटेस्टाइन मतलब जितना फूड हमको एब्जॉर्ब करना था, जितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, वो हमने एब्जॉर्ब कर लिया। अब बचा हुआ फूड मटेरियल, उसको आप बार बार थोड़ी ना डाइजेस्ट करोगे, उसको क्या करता है, हमारा बॉडी बाहर निकाल देता है स्टूल के फॉर्म में, ठीक है। तो इसमें हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है, ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है। ये कैसे वर्क करता है, उसको हम लोग यहां पर समझेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा, वो रहेगा डिफिकेशन, ठीक है। डिफिकेशन क्या होता है, इसको भी हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। देन इसके बाद में कुछ चीजें हम लोगों को पढ़नी है, जैसे कि एसेसरी ऑर्गन ऑफ डाइजेशन। एसेसरी ऑर्गन ऑफ डाइजेशन मतलब डाइजेशन में भाग लेने वाले कुछ ऐसे ऑर्गन भी होते हैं, साइड में ऐसे ऑर्गन भी होते हैं जो हमारे डाइजेशन में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। माउथ से एनस तक जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, इसमें तो फूड का डाइजेशन हो रहा है, लेकिन इसको डाइजेस्ट कराने के लिए कुछ ऑर्गन पाए जाते हैं, उनको भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम लोग लीवर की बात करेंगे, यकृत की बात करेंगे, ठीक है, पेनक्रियाज की बात करेंगे, राइट, अग्नाशय की बात करेंगे। तो इनको भी हम लोग यहाँ पर डिटेल में समझेंगे। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, जैसे हमारा पहला टॉपिक न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है,
इसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा रेस्पिरेशन के ऊपर, इसको हिंदी में कहते हैं श्वसन। तो रेस्पिरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे रेस्पिरेशन एंड देयर टाइप। रेस्पिरेशन क्या होता है, श्वसन क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है वो समझेंगे। देन उसके बाद में हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में देखेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी क्या हमको समझना है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में समझेंगे। जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, नोज से लेकर के ट्रैकिया तक जो रीजन पाया जा रहा है, फेरिंग्स या ब्रोंकियाई, ये कितना क्या यहाँ पर है, कैसे क्या फैला हुआ है वो समझेंगे। दैट मींस यहाँ पर नेजल कैविटी के बारे में समझेंगे, नोज के बारे में डिटेल में समझेंगे, फेरिंग्स के बारे में हम लोग समझेंगे, फेरिंग्स जो हमारा है, लैरिंग्स के बारे में समझेंगे। ठीक है, फेरिंग्स के जस्ट जो हमारा ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया के जस्ट ऊपर एक बॉक्स रखा होता है जिसको हम लोग लैरिंग्स कहते हैं, इसको समझेंगे। इसको साउंड बॉक्स भी एक्चुअल में कहते हैं। ठीक है, साउंड बॉक्स। बच्चों ज्वाइन करिए क्लासेस, आपको बहुत मजा आने वाला है, सच बता रहा हूं। ट्रैकिया के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ट्रैकिया का क्या फंक्शन है, ट्रैकिया कितनी बार डिवाइड होता है हमारे लंग्स के अंदर वो देखेंगे, और ब्रोंकाई क्या होते हैं इनके बारे में समझेंगे। देन उसके बाद में स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स हम लोग देखेंगे। हमारे लंग्स का जो स्ट्रक्चर है, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पर डिटेल में समझेंगे। देन इसके बाद में मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, यानी जो हम लोग श्वसन ले रहे हैं, श्वसन की जो क्रिया है उसका क्या मैकेनिज्म है, वो होती कैसे, उसके बारे में समझेंगे। तो इसमें सबसे पहले रेस्पिरेशन के मैकेनिज्म में हम लोग कुछ मसल्स के बारे में पढ़ेंगे जिनको हम लोग इंटरकोस्टल मसल्स के नाम से जानते हैं। और इंटरकोस्टल मसल्स में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, राइट, और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायाफ्राम होता है। तो यहां पर जो इंटरकोस्टल मसल्स है, इस इंटरकोस्टल मसल्स में आपको एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के बारे में समझना है, राइट, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स के बारे में समझना है और डायाफ्राम के बारे में समझना है। यानी ये तीन मसल्स जो होती है हमारे ब्रीदिंग में सहायता करती है। यानी कि आप जब सांस खींचते हैं ना, तेजी से सांस लेते हैं, तो हमारा जो थोरेसिक रीजन होता है ये बाहर की ओर आता है, ऊपर की ओर उठता है, और हमारे थोरेसिक रीजन का जो कैविटी होता है वो बढ़ जाता है। तो ये प्रोसेस कैसे हो रहा है इसको हम लोग समझेंगे डिटेल में। और डायाफ्राम का क्या रोल है रेस्पिरेशन में उसके बारे में समझेंगे। देन इसके बाद में इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन कहने का मतलब क्या होता है। इंस्पिरेशन मतलब सांस का लेना, एक्सपिरेशन मतलब सांस का छोड़ना। मतलब हम वायु को क्या करेंगे, नोज के द्वारा, एटमॉस्फेयर से नोज के द्वारा लंग्स में ले जाएंगे, और लंग्स से एयर को नोज के थ्रू हम बाहर निकालेंगे। जब हम ले जाते हैं तो उसको कहते हैं इंस्पिरेशन, ठीक है, सांस का लेना, और जब हम उसको छोड़ते हैं तो वो कहलाता है एक्सपिरेशन। ये देखेंगे। देन इसके बाद में देखिए यहाँ पर डिटेल में एकदम मैंने अलग से लिखा हुआ है स्पेशल रेस्पिरेटरी मूवमेंट। ठीक है, कुछ स्पेशल रेस्पिरेटरी मूवमेंट भी होता है जैसे कि एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर। तो स्पेशल रेस्पिरेटरी मूवमेंट में एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्या होता है जब टॉपिक स्टार्ट करेंगे तब समझेंगे। इसके बाद हमारा जो टॉपिक रहेगा, ये इतना कंप्लीट होने के बाद, ये रेस्पिरेशन में इतना सब कुछ पढ़ना है हम लोगों को, तो इसके बाद में क्या पढ़ना है, इसके बाद में पढ़ना है फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। फिजियोलॉजी किस तरीके, मतलब क्या रेस्पिरेशन की कार्य की है। तो इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमको समझना है, यानी कि सांस का जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं लंग्स में जाता है, लंग्स से वो ऑक्सीजन किस तरीके से ब्लड में जाती है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड किस तरीके से लंग्स में आती है। दैट मींस एक्सचेंज ऑफ गैसेस फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन में डिस्कस करेंगे, राइट। इसके बाद में ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, यानी कि लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया जाता है, या जो हम ये कहते हैं ऑक्सीजन जो हमने लिए उस लंग से ऑक्सीजन को ब्लड में भेजा जाता है, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स में भेजा जाता है, और लंग से नोज के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। अब जो ऑक्सीजन हमारी ब्लड में गई उसका ट्रांसपोर्ट कैसे होगा उसके बारे में समझेंगे, राइट। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस में हम लोग द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट किस तरीके से हो रहा है, एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट किस तरीके से हो रहा है, कौन कौन से पिगमेंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट होते हैं। स्पेशली तो हीमोग्लोबिन ही है, तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन के बारे में समझेंगे। रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट क्या होता है, ठीक है, दर क्या है रेस्पिरेशन की, वो देखेंगे। कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन को कंट्रोल कैसे करती है हमारी बॉडी, है ना, ब्रेन के थ्रू किस तरीके से कनेक्ट होता है उसके बारे में समझेंगे। तो जैसे ही हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा, इसके बाद में हम लोग यहाँ पर और भी एक डिटेल टॉपिक पढ़ेंगे जो आप लोगों ने 11th क्लास में बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा, जिसका नाम है कोशिकीय श्वसन, सेलुलर रेस्पिरेशन। अब सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या क्या पढ़ना है, तो यहाँ पर हम लोग ग्लाइकोलिसिस के बारे में समझेंगे, जिसमें एनर्जी यील्ड
इन ग्लाइकोलिसिस में किस तरीके से एनर्जी को यील्ड किया जाता है। लिंक रिएक्शन के बारे में समझेंगे। क्रैब्स साइकिल, जिसको सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं, इसमें इसके सिग्निफिकेंस ऑफ क्रैब्स साइकिल भी देखेंगे। यानी कि क्रैब्स साइकिल तो पढ़ेंगे ही या सिट्रिक एसिड साइकिल पढ़ेंगे, लेकिन इसके साथ साथ सिग्निफिकेंस भी देखेंगे, महत्व क्या है क्रैब्स साइकिल का वो भी देखेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, किस तरीके से होता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में, उसको डिटेल में समझेंगे। और यहां पर ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को नए तरीके से किस तरीके से बना लेती है हमारी सेल, उसको भी समझेंगे। ग्लूको मतलब ग्लूकोज और नियो मतलब नया, जेनेसिस मतलब बनाना, सिंथेसिस यानी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को नए तरीके से हमारी कोशिका के अंदर बना लेना। यानी कि जैसे ही आप समझिए, आप पूरे दिन भूखे रहते हैं, किसी दिन आपने फास्ट रखा और कल आपने खाना खाया था, ठीक है, और ज्यादा अच्छे से खा भी नहीं पाए थे, और आज आपका फास्ट पड़ गया, समझिए, तो क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जितना था ब्लड में वो तो यूज हो गया। अब ग्लूकोज मॉलिक्यूल यूज हो जाने के बाद में कहीं ऐसा तो होता नहीं, आपको भूख तो लगती है लेकिन आपको खाना नहीं, आपको मजबूरी नहीं, अगर खा लेंगे तो जिसके लिए व्रत रखा है या जिसके लिए फास्ट रखा है वो आपको सजा देंगे, ऐसा हमारी परंपरा मानती है। मैं तो नहीं मानता भाई। अगर ईश्वर के लिए हम भूखे हैं, हाँ अच्छे काम करिए, उस पर मैं विश्वास करता हूँ, अच्छे काम करिए, ईश्वर आपके साथ में। आपके मन में अगर गंदगी भरी हुई है और आप ईश्वर को खुश करने के लिए भूखे रहते हैं तो ईश्वर भी आपकी कभी नहीं सुनेगा। तो कहने का मतलब ये है, ये अपनी अपनी श्रद्धा है, ठीक है। आप रहते हैं, फास्ट रखते हैं, तो फास्ट से कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर जो समझाना चाहता हूँ उसको समझिए। आप खूब रखिए फास्ट, खूब ईश्वर को मनाइए, भोलेनाथ को मनाइए, अच्छे से मनाइए, वो आपकी सुने, मैं भी प्रार्थना करूंगा। लेकिन यहाँ पर ये समझिए कि अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमारे ब्लड में कम हो जाएगा। जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्लड में कम हो जाएगा तो हमारी बॉडी रिक्वायर्ड करती है, हमारा ब्रेन कहता है कि भाई भूख लग रही। और भूख कैसे लगती है, आपको स्टमक में पेन होने लगता है, आपको भूख क्षुधा लगती है, भूख को हिंदी में क्षुधा कहते हैं, तो आपको लगने लगती है, आपका ब्रेन कहता है खाओ, लेकिन हम हमें नहीं खाना है, आज नहीं खाना, कल खा लेंगे पेट भर के, कल एक, आज 4 रोटी खाने का मन है, कल 8 खा लेंगे, लेकिन आज नहीं खाएंगे, है ना। तो ये करने से क्या होगा कि हमारे बॉडी के अंदर जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल कम हो जाता है तो ऐसा तो होता नहीं कि आप जो है ना वीकनेस आपको आ जाती है उसी दिन, एक दिन में ही, या आप गिर पड़ते हैं, ऐसा नहीं होता। आप 1-1.5 महीने से नहीं खा रहे तो अलग बात है, एक दिन में ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज पार्टिकल को ग्लाइकोजन में चेंज करके स्टोर किया गया था उसको बार बार तोड़ा जाता है। अब ग्लाइकोजन को तोड़ करके ग्लूकोज बनाया जा रहा है, यानी कि यहाँ पर ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रहा है, और उसको तोड़ करके ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ब्लड में भेजा जा रहा है और ब्लड से सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है कि सेल आप काम करिए, आप भूखे मत रहिए, आपको काम करना है, हम आपके साथ हैं, ठीक है। तो हमारा बॉडी बहुत बड़ी एक मशीन है, एक तरीके से देखी जाए, जिसके अंदर सारे काम हो रहे हैं, ऑटोमेटिक हो रहे हैं और हमको पता भी नहीं। तो वही सब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे और पता करेंगे। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा ब्लड एंड लिम्फ के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। वैसे तो ह्यूमन फिजियोलॉजी या फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी की बात करें तो टोटल सब कुछ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं टॉपिक है जो इंटरेस्टेड ना हो, सभी पढ़ने में मजा आता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले ब्लड एंड लिम्फ के बारे में समझेंगे, फिर सर्कुलेशन समझेंगे। हाँ, सर्कुलेटरी सिस्टम देखना है तो ब्लड और लिम्फ में हम लोग यहाँ पर ब्लड के बारे में समझेंगे, रुधिर क्या होता है, ब्लड में कंपोजिशन के बारे में समझेंगे, ब्लड का फंक्शन ऑफ ब्लड क्या है, यानी कार्य क्या है रुधिर का, वो समझेंगे। सेलुलर कंटेंट ऑफ ब्लड, यानी कि जो ब्लड का कंटेंट है, यानी ब्लड में कौन कौन से कंटेंट है उनके बारे में समझेंगे। जैसे कि एरिथ्रोसाइट्स हो गया, जिसे हम लोग आरबीसी कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स, है ना, श्वेत रुधिर कणिकाएं, इसको लाल रुधिर कणिकाएं, इसको श्वेत रुधिर कणिकाएं। बायोलॉजी के टर्म में ल्यूकोसाइट, एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, एरिथ्रोसाइट्स को आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स को डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स, है ना। और इसके साथ साथ हम लोग ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में भी यहाँ पर समझेंगे और जानेंगे। इसके बाद में हम लोग ब्लड प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा क्या होता है ना, इसके बारे में डिस्कस करेंगे और ब्लड का फंक्शन क्या है ये देखेंगे। जैसे ही हमारा कंप्लीट होता है इसके बाद में हम लोग देखेंगे ब्लड ग्रुप, यानी कि हमारा रुधिर समूह क्या है। जैसे एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की बात करेंगे कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या है, एबीओ ब्लड ग्रुप। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम कहने का मतलब होता है कि हमारा जो ब्लड ग्रुप होता है एबीओ होता है, लेकिन
हेटेरोटाइपिक में देखा जाए तो ए और बी टाइप का भी ब्लड ग्रुप पाया जाता है। तो यहाँ पर 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप समूह हैं, उनको हम लोग डिटेल में समझेंगे। और एक यहाँ पर फैक्टर है जो आप लोगों ने 11th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, RH फैक्टर। ठीक है, इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो वो भी यहाँ पर हम लोग दूर करेंगे, जिसको रिसस सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। फिर इसमें हम लोग सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लड ग्रुप का महत्व क्या है ये देखेंगे। लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे, यानी लिम्फोटिक सिस्टम क्या होता है, लिम्फ क्या होता है, एक तरल पदार्थ होता है, राइट। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, लिम्फ को सर्कुलेट करता है। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जिसका नाम है स्प्लीन, एक टाइप का ऑर्गन है जो कि स्टमक के पास में अटैच रहता है। और स्प्लीन को हमारी बॉडी का ब्लड बैंक भी माना जाता है। स्प्लीन को हमारी बॉडी का, यानी कि ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड एज स्प्लीन। याद रखिएगा, स्प्लीन को हम लोग अपने बॉडी का ब्लड बैंक मानते हैं। जैसे कि बाहरी दुनिया में एक ब्लड बैंक रहता है ना, ब्लड की कमी हो जाए, अनवांटेड फॉर्म में एक्सीडेंट हो गया किसी का धोखे में या कुछ भी, ब्लड लॉस हो गया, उसको ब्लड चढ़ाना है, तो ब्लड कहां से आता है, ब्लड बैंक से आता है। उसी तरीके से हमारे बॉडी में भी ब्लड बैंक पाया जाता है, याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग ब्लड सर्कुलेशन के बारे में देखेंगे। ब्लड हम लोग देख लिया, लिम्फ देख लिया, ब्लड क्या होता है, लिम्फ क्या होता है हम लोग समझ लिए। देन इसमें हम लोग देखेंगे ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड का सर्कुलेट कैसे होता है, सर्कुलेशन कैसे होता है पूरे बॉडी में, वो देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे टाइप ऑफ सर्कुलेशन, सर्कुलेशन कितने प्रकार का होता है। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप का होता है, जैसे कुछ में ओपन टाइप पाया जाता है और कुछ में क्लोज टाइप। हायर एनिमल्स जितने भी पाया जा रहे हैं, उनके अंदर क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन है। एक्सेप्शन में एनिलिडा डाल दीजिएगा, एनिलिडा में भी क्लोज टाइप सर्कुलेशन होता है, लेकिन ये हायर नॉन कॉर्डेट है। हायर नॉन कॉर्डेट है, हायर एनिमल ही, लेकिन इसमें कॉर्डेट नहीं पाया, मतलब यहाँ पर हड्डियां नहीं पाई जा रही हैं, बैकबोन नहीं पाई जा रही, नोटोकॉर्ड नहीं पाई जा रही है, ठीक है। इसलिए इसको ये एक्सेप्शन में डालेंगे। इसके बाद में आप जितने ऑर्गेनिज्म देखेंगे वहां पर ओपन टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन होगा। क्लोज सर्कुलेशन जितने भी ऑर्गेनिज्म हायर टाइप के हैं, कॉर्डेट में जितने भी आते हैं, ये सारे के सारे हायर एनिमल बोले जाते हैं, और इनमें जो है ना क्लोज सर्कुलेशन पाया जाता है। डबल सर्कुलेशन क्या होता है, या टू सर्किट सर्कुलेशन क्या होता है, या डबल सर्कुलेशन इसको हम लोग बोलते हैं। डबल या टू सर्किट सर्कुलेशन या डबल सर्कुलेशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि डबल सर्कुलेशन एक्चुअल में है क्या। दो बार जो है ना सर्कुलेट हो रहा है, 2 बार परिसंचरण हो रहा है, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में यहाँ पर एक लॉजिक है, एक थॉट है, उसको समझेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की संरचना के बारे में डिस्कस करेंगे, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों। डबल सर्किट या डबल सर्कुलेशन यहाँ पर 2 बार लिख गया, सॉरी कोई बात नहीं। तो डबल सर्कुलेशन किस तरीके से हो रहा है वो देखेंगे। फिर देखेंगे ओरिजिन ऑफ हार्ट बीट का ओरिजिन किस तरीके से होता है। तो आपको पता है कि हमारे हार्ट में नोड्स पाए जाते हैं, जिनको एसए नोड, एवी नोड कहते हैं, राइट। इनके कारण या इन नोड्स के कारण क्या होता है, हार्ट की बीट जनरेट होती है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कंडक्शन ऑफ द हार्ट बीट को कंडक्शन किस तरीके से किया जा रहा है, ये जनरेट कैसे हो रहा है, कंडक्ट कैसे हो रहा है, वो समझेंगे। कार्डियक साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा कंफ्यूजन रहता है, लेकिन यहां पर बड़े अच्छे से एग्जांपल के तौर पे समझेंगे। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है ये देखेंगे, और ब्लड प्रेशर क्या होता है ये भी हम लोग यहाँ पर समझेंगे। जैसे ही हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट होता है, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, नेक्स्ट एनिमल फिजियोलॉजी का एक पार्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है एक्सक्रीशन, इसको हिंदी में कहते हैं उत्सर्जन, ठीक है। तो उत्सर्जन किस तरीके से होगा इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और उत्सर्जन में सबसे पहले तो एक्सक्रीशन के बारे में समझना, उत्सर्जन होता क्या है। फिर हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यानी उत्सर्जन के दौरान जो हमारे बॉडी से हार्मफुल मटेरियल को निकाला जाता है, या हमारे बॉडी से या एनिमल जो हार्मफुल मटेरियल्स को अपने बॉडी के बाहर एक्सक्रीट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। अब ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कैसा हो सकता है, या तो ये अमीनोटेलिक हो सकता है, दैट मींस अमोनिया हो सकता है, या तो यूरिकोटेलिक हो सकता है, यानी कि यूरिक एसिड हो सकता है, या यूरियोटेलिक हो सकता है। यूरिकोटेलिक या यूरियोटेलिक दैट मींस यूरिया हो सकता है। तो हमने क्या बताया, अमोनिया हो सकता है, यूरिक एसिड हो सकता है, और यूरिया हो सकता है। तो तीन टाइप के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट पाए जाते हैं, और तीनों टाइप के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के आधार पर 3 कैटेगरी में एनिमल्स को डिवाइड किया गया है, हम लोग देखेंगे। फिर यहां पर अदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, अन्य एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या क्या हो सकते हैं इनके अलावा। ये तो 3 मेजर हैं, ये पाए जाते हैं, लेकिन इसके अलावा भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं। जैसे कि यहां पर देखेंगे ट्राईमिथाइलिन ऑक्साइड, तो ट्राईमिथाइलिन ऑक्साइड ये भी हमारा एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। गुआनिन
ठीक है। ऑर्निथेनिक एसिड, तो गुआनिन क्या होता है, ऑर्निथेनिक एसिड, ये भी एक एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है। क्रिएटिन्स, ये भी एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है। और क्रेटिनिन, तो क्रिएटिन और क्रिएटिनिन ये दो अलग अलग ऐसे एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट हैं जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। तो देखेंगे इनके बारे में, ठीक है, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट के बारे में भी समझेंगे। देन यहां पर एक्सक्रीशन में हम लोग जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो है किडनी, ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं वृक्क। आप लोगों ने 11th में पढ़ा हो, यहां पर भी पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, ठीक है, किडनी का स्ट्रक्चर क्या है जिसमें एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों हम लोग देखेंगे। देन यहां पर जो यूनिट ऑफ किडनी है, ठीक है, यानी कि जो किडनी बनी होती है वो सेल से बनी होती है, और जो सेल्स होती हैं वो नेफ्रॉन के रूप में होती हैं। तो स्पेशली यहां पर जो सेल्स पाई जा रही है वो नेफ्रॉन्स पाई जा रही है, जिनको हम लोग यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं, जिसे हम लोग यूनिट ऑफ किडनी भी कहते हैं, राइट। वृक्क की इकाई जो है वो क्या है, यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल, जिसको नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं। डिटेल में इसके बारे में समझेंगे। फिर इसके बाद में हम लोग यहां पर देखेंगे फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का फिजियोलॉजी क्या है, दैट मींस यूरिया सिंथेसिस किस तरीके से हुआ, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन किस तरीके से हो रहा है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किस तरीके से होता है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन किस तरीके से होता है, ट्यूबुलर सेक्रेशन किस तरीके से होता है। इसको हम लोग जब नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसी के अंतर्गत पूरा का पूरा मतलब नेफ्रॉन में ही थोड़ा सा देखेंगे, और बाद में इसको अलग अलग टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। काउंटर करंट मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट काउंटर करंट सिस्टम ऑफ यूरिन कंसंट्रेशन, यानी यूरिन का जो कंसंट्रेशन है, यूरिन की जो सांद्रता है वो कैसे होती है। आप जानते हैं कि आप पानी पीते हैं एकदम लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन हमारा जो यूरिन होता है वो कंसंट्रेटेड होता है ना, गाढ़ा होता है। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन कैसे हो रहा है वो टॉपिक भी यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बारे में डिटेल में समझेंगे कैसे यहाँ पर होता है। कंपोजिशन ऑफ यूरिन, यूरिन में क्या क्या मिला होता है, क्या क्या कंपोजिशन होता है। कैरेक्टर ऑफ यूरिन, यूरिन का क्या कैरेक्टर है, ठीक है, वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, लक्षण क्या है इसका। फिर यहाँ पर हम लोग देखेंगे हार्मोनल कंट्रोल ऑफ रीनल फंक्शन, यानी कि यहाँ पर रेनिन एंजियोटेंसिन के बारे में समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको रास के नाम से भी जानते हैं, RAS, तो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, इसका फुल नेम है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, इसको हम लोग रास के नाम से जानते हैं। और ये जो होता है ये एक हार्मोनल कंट्रोल होता है, यानी कि जो यूरिन होगा कि नहीं होगा, या होना चाहिए, कितना होना चाहिए, किस टाइम होना चाहिए, ये बॉडी के अंदर वाटर लेवल पर डिपेंड करता है, और ये सब कुछ कंट्रोल किया जाता है हार्मोन्स के कारण, राइट। फिर उसके बाद मिक्चुरेशन क्या होता है ये समझेंगे, और लास्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इसमें ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है वो भी हम लोग यहाँ पर समझेंगे। फिर इसके बाद में हम लोग नर्वस ट्रांसमिशन के बारे में डिस्कस करेंगे, हमारा तंत्रिका तंत्र कैसा है, नर्वस ट्रांसमिशन कैसा हो रहा है, नर्व इंपल्स कैसे जनरेट हो रही है। हम बैठे हुए हैं, हमको नींद आ रही है, उबासी आ रही है, मतलब सुस्ती आ रही है, या हमको खेलने का मन हो रहा है, या आपके बॉडी पे कोई चोट लग जाती है, या आप कहीं बहुत ही गहन अध्ययन में लगे पड़े और आपके पैर में कोई मच्छर काट रहा है, तो आपको ये सब कैसे पता चलेगा, है ना। आपको किसी ने आवाज दिया, आप कहीं खोए हुए हैं, लेकिन फिर भी आप सुन लेते हैं कि कोई आपको बुला रहा है। तो ये सब जो कंट्रोल है ये किस तरीके से हो रहा है, राइट। किस तरीके से हम अपने बॉडी को बैलेंस कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने बॉडी को मेंटेन रखते हैं। अब आप इतने अच्छे नागरिक बन सकते हैं कि आप राह चलते हुए आदमी को गालियां नहीं देते हैं, राह चलते हुए इंसान को आप मारते नहीं है, तो आदमी आपको पागल नहीं कहता है। तो जो मारता है, गालियां देता है, वो पागल की श्रेणी में आता है, यानी कि उसका स्क्रू कहते हैं ढीला होता है। तो स्क्रू कहने मतलब उसका नर्वस सिस्टम बेहतर नहीं होता है, इस वजह से वो ऐसी ऊट पटांग हरकतें करने लगता है। तो नर्वस सिस्टम बेहतर होना चाहिए। और नर्वस सिस्टम कैसे होता है, यानी नर्वस ट्रांसमिशन किस तरीके से होता है हमारे बॉडी में, उसके बारे में समझना है। और इसमें हम लोग सबसे पहले जो देखेंगे वो देखेंगे न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन क्या होते हैं, ठीक है, ये स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं जो कि बहुत सारी न्यूरॉन्स आपस में मिलकर के, ठीक है, पूरे नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, ऐसे मान लीजिए। तो न्यूरॉन्स में स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन हम लोग देखेंगे, यानी कि जो न्यूरॉन सेल है उसकी स्ट्रक्चर देखेंगे। इसमें सेल बॉडी या पेरिकैरियन या साइटोन या सोमा क्या होता है, यानी कि एक ही टर्म के, एक ही भाग के इतने नाम है, यानी सेल बॉडी भी इसको बोला जाता है, पेरिकैरियन भी बोला जाता है, साइटोन भी बोला जाता है, और सोमा भी बोला जाता है। तो ये क्या है, और सेल प्रोसेसेस क्या है, ठीक है, इनके बारे में हम लोग इसके स्ट्रक्चर में देखेंगे। फिर उसके बाद में हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व सेल। नर्व सेल का क्लासिफिकेशन क्या है,
तो जो आधार यहां पर दिया गया है वो लिया गया है सेल प्रोसेसेस, राइट। तो प्रोसेसेस के बेसिस पर जो नर्व सेल्स है वो कितने हो सकते हैं, तो यहाँ पर यूनिपोलर सेल्स हो सकता है, बाईपोलर सेल हो सकता है, मल्टीपोलर सेल्स हो सकती है, राइट। तो यूनिपोलर, बाईपोलर, मल्टीपोलर सेल प्रोसेसेस के बेसिस पर। देन बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ माइलिन शीथ, यानी कि ये जो यहाँ पर न्यूरॉन सेल है इसके अंदर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, माइलिन शीथ पाया जाता है, इसके प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर, ठीक है, माइलिन शीथ के प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर ये कितने प्रकार का हो सकता है। तो माइलिनेटेड न्यूरॉन सेल हो सकता है, माइलिनेटेड सेल हो सकता है, या इसको हम लोग मेडुलेटेड भी कहते हैं या व्हाइट नर्व फाइबर के नाम से जानते हैं। माइलिनेटेड को हो या मेडुलेटेड को हो या व्हाइट नर्व फाइबर्स को हो, बात एक ही है। एंड सेकेंड जो होगा वो होगा नॉन माइलिनेटेड या जिसको हम लोग बोलेंगे ग्रे नर्व फाइबर। तो न्यूरॉन सेल माइलिन शीथ की प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर दो प्रकार की होती हैं, एक माइलिनेटेड होती है, दूसरा नॉन माइलिनेटेड होती है। इसको याद रखिएगा और हम लोग देखेंगे जब ये टॉपिक पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स किस तरीके से हो रहा है, यानी कि एक न्यूरॉन सेल से दूसरी न्यूरॉन सेल में, एक न्यूरॉन सेल से दूसरी न्यूरॉन सेल में किस तरीके से ट्रांसमिशन हो रहा है, किस तरीके से जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफर की जा रही है, इंपल्स किस तरीके से जनरेट हो रहा है उसके बारे में समझना है। फिर यहां पर देखेंगे साइनेप्सिस और साइनेप्टिक ट्रांसमिशन क्या होता है। साइनेप्सिस, डी साइनेप्सिस, दो प्रोसेस होता है, तो साइनेप्सिस, डी साइनेप्सिस एंड साइनेप्टिक ट्रांसमिशन कैसे होता है वो यहां पर समझेंगे। इसके बाद में हम लोग फंक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फाइबर, तो नर्व फाइबर की क्या फंक्शनल प्रॉपर्टीज है वो हम लोग यहां पर देखेंगे। फिर इसके बाद में रिफ्लेक्स एक्सेंट एंड रिफ्लेक्स आर्च क्या होता है वो देखेंगे, जिसमें सिंपल या अनकंडीशनड, ठीक है, रिफ्लेक्सेस के बारे में समझेंगे। और दूसरा होगा कंडीशनड रिफ्लेक्स, यानी कि अनकंडीशंस और कंडीशंस रिफ्लेक्स किस तरीके से हो रहा है वो हम लोग यहां पर जानेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा नर्व इंपल्स का भी प्रोसेस, नर्व इंपल्स का भी टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। देन इसके बाद में हमारा जो होगा वो रहेगा मसल कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि जो हमारी मसल है वो किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करेगी, यानी कि मसल्स के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो इसमें हम लोग मसल्स के बारे में पढ़ेंगे, टाइप ऑफ मसल्स देखेंगे, ठीक है। मसल्स कैसी हो सकती है, जैसे स्केलेटल मसल्स, हमारी जो बोन में मसल्स अटैच रहती है उनकी बात करेंगे। अरेंजमेंट ऑफ मायोफिब्रिल्स के बारे में समझेंगे, मायोफिब्रिल्स एक टाइप की मसल्स ही होती हैं, इनका अरेंजमेंट कैसा होता है। केमिकल कंपोजिशन ऑफ मसल्स, मसल्स का केमिकल कंपोजिशन कैसा होता है। देन अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिब्रिल्स, मायोफिब्रिल्स का अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखेंगे, जिसमें हम लोग मायोसिन, एक्टिन, है ना, मायोसिन क्या होता है, एक्टिन क्या होता है, ट्रोपोमायोसिन क्या होता है, ट्रोपोनिन क्या होता है, ये सारे स्ट्रक्चर होते हैं जो मसल्स में पाए जाते हैं। इन्हीं के कारण कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो पाता है मसल्स में। जैसे कि अभी आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आपकी बाइसेप फूल जाती है, आप रिलैक्स करेंगे तो बाइसेप आपकी नॉर्मल आ जाती है। तो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कैसे हो रहा है वो इस केमिकल कंपोजिशन में समझेंगे। देन इसके बाद में मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, जैसे ये सब पढ़ लेंगे, मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता कैसे वो मैकेनिज्म समझेंगे, ठीक है। स्लाइडिंग थ्योरी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो एक तरीके से स्लाइडिंग थ्योरी के ऊपर दिया गया है। जैसे कि शटर को आप खोलते हो, शटर को बंद करते हैं, ठीक, शटर को जब आप खोलते हो तो फोल्ड हो जाता है, तो स्लाइड कर रहे हैं, बंद करते हैं तो वो पूरा अनफोल्ड हो जाता है। तो बिल्कुल उसी तरीके से स्लाइडिंग थ्योरी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन के बेसिस पर हम लोग मसल कॉन्ट्रैक्शन समझेंगे अच्छे से, राइट। तो यहाँ पर बायोफिजिकल इवेंट्स जो हैं वो देखेंगे। फिर उसके बाद में हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ मसल्स, मसल्स कितने प्रकार की होती है उसके बारे में बच्चों यहाँ पर समझेंगे। इतना समझ में आया। मसल्स के बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट है एंडोक्राइन सिस्टम। बहुत सारी यहाँ पर ग्लैंड्स पाई जाती हैं, उन ग्लैंड्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, कोई भी कंजूसी किसी भी प्रकार की नहीं करेंगे हम लोग यहाँ पर। आप मेहनत करते रहिए, हम मेहनत करेंगे आपको पढ़ाने में, समझाने में। और ये बीएससी का जो टॉपिक रहेगा, ये बीएससी की जो भी सिलेबस यहाँ पर रहेगा ना बेटा, आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। बहुत इतना समझिए, इसमें 100% पूरा डाल दे रहे हैं। तो इसमें देखिए क्या देखना है, इसमें हम लोग को सबसे पहले ग्लैंड्स पढ़ना है, ग्रंथियां क्या होती। तो ग्लैंड्स में ग्लैंड्स क्या होती वो देखेंगे, टाइप ऑफ ग्लैंड क्या होती वो देखेंगे, बेसिस ऑफ सेक्रीशन। तो टाइप ऑफ जो ग्लैंड है वो कई बेसिस पर दी गया है। देखिए जैसे कि बेसिस ऑफ सेक्रीशन के बेसिस पर अगर हम लोग देखें ग्लैंड्स को, तो दो प्रकार की होती है, जिसको हम लोग होलोक्राइन ग्लैंड और हेटेरोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। किसके आधार पर, सेक्रीशन के आधार पर। अगर हम लोग ओरिजिन की बात करें, यानी कि ग्लैंड्स का ओरिजिन कैसे हुआ है, विकास कैसे हुआ है, उसके आधार पर ग्लैंड तीन प्रकार की, एक्टोडर्म, मेसोडर्मल और एंडोडर्मल। यानी कि एक्टोडर्मल इन ओरिजिन ऑफ
ग्लैंड्स, मेसोडर्मल इन ओरिजिन ऑफ ग्लैंड एंड एंडोडर्मल इन ओरिजिन ऑफ ग्लैंड, यानी कि ये 3 जर्म लेयर से कौन कौन सी जर्म लेयर से कौन कौन सी ग्लैंड्स बनी उनके बारे में यहां पर देखेंगे। देन इसके बाद में बेसिस ऑफ लोकेशन एंड अपीयरेंसेस, यानी कि ये कहां पाई जाती है और कितने समय तक पाई जाती है। मतलब समझिए कहां पाई जाती है, पाई तो बॉडी के अंदर ही जाती है, बॉडी में कहां पर लोकेटेड है, ब्रेन में है, थोरेसिक रीजन में है, एब्डोमेन में है, या बॉडी में, बॉडी के किसी पार्ट में है ना। तो लोकेशन के आधार पर, राइट, और अपीयरेंसेस के आधार पर ये कितने समय तक रहेगी, यानी कि पूरे जीवन भर ये ग्लैंड्स पाई जाएंगी या बीच में समाप्त भी हो जाती हैं, कुछ ऐसी ग्लैंड्स भी होती हैं। तो लोकेशन और अपीयरेंसेस के बेसिस पर ये ग्लैंड्स 3 टाइप की, एक तो परमानेंट ग्लैंड हो जाती है जो पूरे जीवन भर पाई जाती है, दूसरी टेम्पररी ग्लैंड्स होती है जो कुछ समय के लिए आपके बॉडी के अंदर होती है, उसके बाद में ये बिल्कुल नहीं दिखाई देती है पूरे जीवन पर्यंत। उसके बाद जैसे कि आप थाइमस ग्लैंड की बात करें जो कहां पाई जाती है, हमारे डैगर बोन के ठीक नीचे, ये जो बोन यहाँ पर होती है ना सामने, जो रिब्स जिससे जुड़ी रहती है, इसको डैगर बोन बोलते हैं, ठीक है। इस बोन के ठीक नीचे थोरेसिक रीजन में पाई जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं थाइमस, और ये कुछ ही समय के लिए पाई जाती है, कुछ ही साल के लिए पाई जाती है। और तीसरी होती है रिकरेंट। रिकरेंट, री मतलब दोबारा, करंट मतलब बनना, यानी दोबारा दोबारा बनना, यानी जब जरूरत होगा तब ये ग्लैंड बनेगी। जैसे कि प्लासेंटा की बात करें तो फीमेल्स जितनी बार प्रेग्नेंट होगी उतनी बार क्या होगा, प्लासेंटा बनेगा, और उतनी बार प्लासेंटा से डिफरेंट टाइप के हार्मोन सेक्रेट होंगे। तो प्लासेंटा एक प्रकार की ग्लैंड भी मानी जाती है क्योंकि उससे डिफरेंट टाइप के हार्मोन सेक्रेट होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो हम लोग जब ये पढ़ेंगे तब समझेंगे। देन इसके बाद में एंजाइम वर्सेस हार्मोन। हार्मोन और एंजाइम्स के बीच में क्या भावनाएं हैं, इनमें क्या डिफरेंस है, लड़ाई कराएंगे दोनों में, वर्सेस है ना, करा देंगे WWE, चिंता मत करो। नेक्स्ट जो हम लोग यहां पर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लैंड्स इन एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में जो डिफरेंट टाइप की ग्लैंड्स पाई जा रही है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पर हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ेंगे जिससे रिलीजिंग हार्मोन सेक्रेट हो रहे हैं। हाइपोथैलेमस से हार्मोन तो सेक्रेट होते हैं, लेकिन ये हार्मोन ऐसे हार्मोन नहीं होते जो किसी भी बॉडी के पार्टिकुलर पार्ट में जाकर के कोई काम करे। इनका एक काम होता है कि ये सेक्रेट होंगे सिर्फ और सिर्फ हार्मोन को सेक्रेट कराने के लिए, यानी हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग हार्मोन सेक्रेट होते हैं, और ये रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। जब पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ाएंगे आपको तो वहां पर 3 भाग होते हैं, एंटीरियर, पिट्यूटरी, मिडिल। मिडिल वाला हम लोगों में ज्यादा खास नहीं रहता है, एंटीरियर और पोस्टीरियर इंपॉर्टेंट रहता है। तो हाइपोथैलेमस से जो रिलीजिंग हार्मोन सेक्रेट होते हैं वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने के बाद में हार्मोन्स का क्या करते हैं बेटा, सेक्रेशन करते हैं। फिर इसके बाद में हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड देखेंगे, पीयूष ग्रंथि इसको हिंदी में कहते हैं, जिसको हाइपोफाइसिस के नाम से भी जाना जाता है। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, फंक्शन देखेंगे, पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स देखेंगे, चिंता मत करिएगा। और यहाँ पर एंटीरियर, मिडिल और पोस्टीरियर, राइट, एंटीरियर पार्ट, मिडिल पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट, पिट्यूटरी पार्ट देखेंगे, और सबसे हार्मोन कौन कौन से सेक्रेट होता है वो भी देखेंगे। फिर इसके बाद में हमारी ग्लैंड आती है थायराइड ग्लैंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन, थायराइड ग्लैंड्स में हार्मोन का सिंथेसिस कैसे होता है, फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन क्या होता है, यानी थायराइड हार्मोन से जो हार्मोन सेक्रेट हो रहे हैं उनका क्या कार्य है हमारे बॉडी के अंदर, और एबनॉर्मलिटीज ऑफ थायराइड फंक्शन, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर अगर थायराइड ग्लैंड एबनॉर्मलिटीज को अगर शो करती है तो क्या दिक्कतें आ सकती हैं, यानी कि हाइपर सेक्रीशन और हाइपो सेक्रीशन। हाइपर सेक्रीशन मतलब ज्यादा सेक्रीशन अगर हार्मोन करेगी तो क्या दिक्कत होगी, हाइपो सेक्रीशन अगर ज्यादा से कम करेगी तो क्या दिक्कत होगी। बीच में है, इक्वल है तो कोई दिक्कत नहीं, आप ठीक है, सेफ है। तो वही देखेंगे ना, हाइपो सेक्रीशन और हाइपर सेक्रीशन के आधार पर। इसके बाद में हम लोग यहाँ पर पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो थायराइड में ही 4 ग्लैंड्स पाई जाती है, ठीक है। 2 लोब्स होते हैं थायराइड ग्लैंड में, इस तरीके से थायराइड ग्लैंड होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसमें इस तरीके से 2 इस साइड में 2 इस साइड में पैराथायराइड ग्लैंड्स पाई जाती हैं, इनके बारे में देखेंगे। देन एड्रिनल ग्लैंड, किडनी के ऊपर जो 2 ग्लैंड पाई जाती थी, कैप लाइक स्ट्रक्चर याद करिए, है ना। तो एड्रिनल ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग सुप्रारीनल ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, कॉर्टेक्स मेडुला भाग क्या होता है इसका, और इसका क्या कार्य है हमारे बॉडी में वो देखेंगे। पेनक्रियास ग्रंथि, ठीक है, इसमें इंसुलिन हार्मोन का क्या रोल है वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जो कि पेनक्रियास ग्लैंड हम लोगों ने स्पेशली पेनक्रियास और लीवर हम लोगों ने कहाँ पढ़ लिया था, याद करो यार, कहाँ पढ़ा था, डाइजेशन वाले चैप्टर में।
तो यहाँ पर हम लोग इंसुलिन हार्मोन यानी हार्मोन पढ़ रहे हैं, तो पैंक्रियाज ग्लैंड से एक हार्मोन सेक्रेट होता है जिसका नाम है इंसुलिन। और भी हार्मोन सेक्रेट होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो हम लोग देखेंगे। आपको एक की बताएंगे जिसको याद करने के बाद में आप कभी उसको भूल ही नहीं पाएंगे कि हाँ इतने हार्मोन सेक्रेट होते हैं। तो इंसुलिन हार्मोन का क्या रोल है हमारे बॉडी में, वो यहाँ पर डिटेल में समझेंगे। देन उसके बाद में गोनेट्स, मेल हार्मोन और फीमेल हार्मोन के बारे में डिस्कस करेंगे। प्लासेंटा, ठीक है, अपरा जिसको हिंदी में कहते हैं, इससे भी हार्मोन सेक्रेट होता है, जैसे मैंने की बताया कि रिकरेंट ग्लैंड होती है। थाइमस ग्लैंड क्या होती है, थाइमस जो डैगर बोन के ठीक नीचे पाई जाती है, इससे भी क्या सेक्रीशन, कौन सा हार्मोन सेक्रेट होता है, इसका क्या रोल है वो देखेंगे। और लास्ट में हम लोग देखेंगे पीनियल बॉडी या पीनियल ग्लैंड इसको बोलते हैं। इसको अपन लोग की बॉडी का थर्ड आई भी माना जाता है। थर्ड आई ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड पीनियल ग्लैंड, जो कि आपके यहाँ पर पाई जाती है। भोलेनाथ की आपने ये यहाँ पर देखी ना, आई रहती है, जब तक वो बंद रहती है तब तक आप समझते हैं भोलेनाथ अपनी मस्ती में है, लेकिन जैसे खुलती है तो समझ जाओ तुम्हारा काम तमाम, ठीक है। तो थर्ड आई हम लोगों में भी होती है, लेकिन वो एक्टिव नहीं होती है, मतलब भोले बाबा की तरह नहीं, लेकिन इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। एक्चुअल में ये थर्ड आई यहाँ पर बिल्कुल जस्ट फोरहेड में, इसके जस्ट पीछे पाई जाती है, इसका बहुत बड़ा रोल होता है, देखेंगे जब हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो इस तरीके से बेटा हमारे यहाँ पर ये जो थर्ड पेपर है जूलॉजी का, ये कंप्लीट होता है बीएससी सेकेंड ईयर का। और इसमें जितने भी कंटेंट हम लोगों ने यहाँ पर देखे हैं, इन सारे के सारे कंटेंट्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग बने रहिए साथ में, अपना प्यार बनाए रखिए, साथ बनाए रखिए। और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, इससे मैं जो भी इस पेपर से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूंगा वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।